तो सबसे पहले सटन एंड बोवेरी ने बताया कि जो मेंडल के फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, किस आधार पर उन्होंने डिसाइड किया? तो उन्होंने ये बताया सबसे पहले सटन एंड बोवेरी ने कि जैसे जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, एक डोमिनेंट फैक्टर, एक रिसेसिव फैक्टर, या दूसरे शब्दों में हम इनको अलील्स बोलते हैं। जीन के दो अलील्स होते हैं, एक अलील डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, यानी कि जो जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, और उसी तरह क्रोमोजोम्स भी हमेशा पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें क्रोमोजोम हमेशा पेयर्स में होंगे। तो एक सिमिलरिटी ये है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि द होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस, सिमिलर और डिसिमिलर टू द अलील्स। जैसे मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोजोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, वैसे ही आपने देखा होगा कि थ्योरी ऑफ मेंडल्स की अगर आपको थ्योरी याद होगी तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद जो दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम। तो जैसे पृथक होते हैं फैक्टर्स मेंडल के, वैसे ही जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो मियोसिस के दौरान सेपरेट होते हैं। तो लॉ ऑफ सेपरेशन वहां पर है, यहाँ पर क्रोमोजोम भी सेपरेट हो रहे हैं। तीसरा जो सिमिलरिटी है क्रोमोजोम्स और मेंडल्स के फैक्टर में ये था कि जो इनका सेपरेशन होता है ना होमोलोगस क्रोमोजोम्स का, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब कौन सा क्रोमोजोम ऊपर वाले पोल में जाएगा, कौन सा क्रोमोजोम नीचे वाले पोल में जाएगा, कोई फिक्स नहीं होता है। कोई भी होमोलोगस पेयर किसी कोई भी होमोलोगस पेयर जो है किसी भी पोल की तरफ इंडिपेंडेंटली जा सकता है। कोई ऐसा बाउंडेशन उसमें नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के स्पेंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स थे जिसके आधार पर सटन एंड बोवरी ने बताया कि जो मेंडल के फैक्टर्स होते हैं ना वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और यही आगे चल के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सटन एंड बोवेरी ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके बताया। अब आगे चलते हैं हम लोग सटन एंड बोवेरी से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक बैक्टीरिया है जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के दो स्ट्रेन होते हैं। दो स्ट्रेन मतलब दो वेरिएंट होते हैं। एक वेरिएंट होता है एस वेरिएंट और एक वेरिएंट होता है आर वेरिएंट। इस एस वेरिएंट, चूंकि जब हम बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम कल्चर करते हैं या हम पेट्री डिश में ग्रो कराते हैं, तो जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उसमें जो कॉलोनीज बनती थी वो शाइनी चमकदार कॉलोनी होती थी। और जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उसकी जो कॉलोनी थी वो रफ थी। रफ मतलब खुरदुरी, देखने में वो चमक नहीं था, वो ग्लिस्टर नहीं था, जो कि एस स्ट्रेन में था। तो दो अलग अलग तरीके के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के स्ट्रेन थे, एक एस स्ट्रेन जो कि शाइनी कॉलोनी बनाता था और एक आर स्ट्रेन जो कि रफ कॉलोनी बनाता था। अब इन दोनों के बिहेवियर जो है अलग अलग थे। शाइनी कॉलोनी, शाइन उसमें इसलिए होता था क्योंकि उसमें कॉलोनी के ऊपर एक म्यूकस का कोट होता था जिसकी वजह से वो शाइनी दिखाई देने लगती थी। जबकि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता था। ग्रिफिथ ने क्या किया कि ग्रिफिथ ने जो एस स्ट्रेन यानी जो शाइनी स्ट्रेन, चमकदार कॉलोनी जिस स्ट्रेन की बनती थी, उस स्ट्रेन के कुछ बैक्टीरिया को उन्होंने इंजेक्शन से चूहे के अंदर डाल दिया। अब चूंकि जो इस स्ट्रेन था वो विरुलेंट स्ट्रेन है। विरुलेंट यहाँ पर लिखा है, विरुलेंट मतलब जो घातक है, जो प्राण घातक है, ऐसे स्ट्रेन को हम लोग विरुलेंट स्ट्रेन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि वो इस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था न्यूमोकोकस न्यूमोनी वो विरुलेंट था यानी घातक था, तो चूहे के अंदर न्यूमोनिया के लक्षण डेवलप हुए और चूहा मर गया। फिर जो आर स्ट्रेन था, दूसरा वाला स्ट्रेन जिसमें कि रफ कॉलोनी बनती थी, उस बैक्टीरिया के कुछ सेल्स को उन्होंने लिया और उस बैक्टीरिया के सेल्स को चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब ये जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो नॉन विरुलेंट था यानी घातक नहीं था। चूहे को थोड़ी बहुत बीमारी हुई, उसने छींका छाका और नाक वाक बहाई, उसके बाद फिर वो ठीक हो गया, वो चूहा मरा नहीं। यानी कि एक ही बैक्टीरिया के दो अलग अलग स्ट्रेन हैं। इस एस स्ट्रेन से बैक्टीरिया एक्स स्ट्रेन के बैक्टीरिया से चूहे की डेथ हो जाती है, लेकिन आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया से चूहे की डेथ नहीं होती है। अब उन्होंने क्या किया ग्रिफिथ ने कि तीसरा एक्सपेरिमेंट किया।
जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे, जो घातक बैक्टीरिया थे, उनकी सेल्स को, उसकी कॉलोनी से सेल्स को लिया और उसको हीट कर दिया, स्लाइड के ऊपर रख करके उसको हीट कर दिया। हीट करने से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। ऐसे हीटेड बैक्टीरिया को फिर उन्होंने जो है चूहे के अंदर डाला। तो जाहिर सी बात है कि जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे वो हीट के कारण मर चुके थे, और जब चूहे में उनको इंजेक्ट किया गया तो चूहा जिंदा रहा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। चौथा एक्सपेरिमेंट फिर उन्होंने किया। अब उन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, यानी कि जो विरुलेंट तो थे लेकिन उनको गर्म करके उनको मार दिया था, उसको उन्होंने लिविंग आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया। यानी आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया वैसे बीमारी नहीं काज करते थे, और एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जिनको की हीट किल्ड कर दिया जाए गया है, उनको भी कायदे से जो वो भी बीमारी नहीं पैदा करते थे, लेकिन उन्होंने दोनों को मिक्स किया और चूहे में इंजेक्ट कर दिया। तो जब उन्होंने चूहे में इंजेक्ट कर दिया तो ये देखा करे वो चूहा तो मर गया। कायदे से उसको तो नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उससे भी चूहा नहीं मर रहा है, जो आर स्ट्रेन वाले लिविंग बैक्टीरिया थे उससे भी चूहा नहीं मर रहा है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके हम चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो चूहा मर जाता है। अब उन्हें ये बात समझ में आई कि कुछ न कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से एस स्ट्रेन या तो आर को विरुलेंट बना दे रहा है, अथवा आर स्ट्रेन जो है एस विरुलेंट वाले एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को फिर से जिंदा कर दे रहा है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं, ये आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। जो एस स्ट्रेन वाले हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, वो इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ने क्या किया कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो कि नॉन विरुलेंट रफ कॉलोनी बनाते थे, उनको इन्होंने विरुलेंट वाले फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी कि जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो कि घातक नहीं थे, विरुलेंट नहीं थे, उन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को विरुलेंट वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर कहते हैं, जहां पर कि एक नॉन विरुलेंट स्ट्रेन जो कि घातक नहीं है वो विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी घातक स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट करने वाला काम कौन करता है? ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उन्होंने कन्वर्ट किया। अब इन्हें ये पता तो चल गया कि मतलब कि बैक्टीरिया का कैरेक्टर्स या उसका नेचर या उसका जो बिहेवियर है वो परिवर्तित हो जाता है, और ये जो परिवर्तन होता है किसी न किसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है। लेकिन ग्रिफिथ को ये नहीं पता चला कि आखिर क्या चेंजेस हुए जिससे कि जो नॉन विरुलेंट आर स्ट्रेन था वो विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर जो है दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओसवाल्ड एवेरी, ये यहाँ पर नाम दिया हुआ ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलीड एंड मैकलिन मैककार्थी, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया और ये खोज में थे कि आखिर बैक्टीरिया के अंदर तीन चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। तीन चीजें हैं जो उसके सेल वॉल और सेल के अंदर प्रेजेंट है। चौथी चीज है उसका डीएनए और आरएनए, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से उन्होंने उसके बैक्टीरिया के सेल के चारों ओर जो लिपिड और शुगर थे उसको केमिकली एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दिया। यानी कि अब जो सॉल्यूशन था बैक्टीरिया का, उस बैक्टीरिया के सॉल्यूशन में केवल प्रोटीन, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए बचा। लिपिड और शुगर को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से केमिकली आइसोलेट करके सेपरेट कर दिया। अब जो बैक्टीरिया का कल्चर है उसमें केवल प्रोटीन बचा, आरएनए बचा और डीएनए बचा। अब उस जो बैक्टीरिया का सॉल्यूशन था, बैक्टीरिया का जो कल्चर था, उसके तीन भाग किए। एक भाग में उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला। प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है कि प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, प्रोटीन को नष्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन प्रोटीएज एंजाइम से डीएनए और आरएनए नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया कि आरएनएज एंजाइम डाला। आरएनएज एंजाइम क्या करता है कि जो सेल के अंदर जितने भी तरह के आरएनए हैं
वो सारे आरएनए को डिग्रेड कर देगा, नष्ट कर देगा, लेकिन वो डीएनए और प्रोटीन के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। तीसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया कि उसमें डीएनएज एंजाइम डाला। वो डीएनएज एंजाइम डीएनए को तोड़ देता है, डिग्रेड कर देता है, लेकिन आरएनए और प्रोटीन उससे नष्ट नहीं होते हैं। अब वो जो मास्टर कल्चर था जिसमें कि लिपिड और शुगर निकाले जा चुके थे, उसकी 3 भाग किए। एक में डीएनएज डाला, दूसरे में आरएनएज एंजाइम डाला, तीसरे में प्रोटीएज एंजाइम डाला। अब इसके बाद इसमें आर टाइप वाले सेल्स डाले, यानी कि जिनकी रफ कॉलोनी थी, जिनकी वजह से जिस बैक्टीरिया की वजह से चूहों में बीमारी नहीं होती, आर स्ट्रेन वाले सेल्स को उन्होंने इसमें इंजेक्ट किया और मिक्स कर दिया। तीनों टेस्ट ट्यूब में आर सेल वाले को इंजेक्ट किया और मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया और कुछ दिनों बाद उसका जब उन्होंने कल्चर किया, तो उन्होंने देखा कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थे, जो डेड थे, उनकी कॉलोनी फिर से उसमें डेवलप हो गई। उसमें एस स्ट्रेन वाले सेल्स भी प्रेजेंट थे और आर स्ट्रेन वाले सेल्स भी प्रेजेंट थे। इसी तरह जिसमें कि उन्होंने आरएनएज डाला था, उस आरएनएज वाले में भी उन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन वाली कॉलोनी भी आ गई है और आर स्ट्रेन वाली कॉलोनी भी आ गई है। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डीएनएज डाला था, वो डीएनएज उसमें जब उन्होंने उसका कल्चर किया, तो उसको कल्चर करके देखा कि उसमें केवल आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया के कॉलोनी डेवलप है, एस स्ट्रेन वाले कोई भी बैक्टीरिया उसमें डेवलप नहीं हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये उन्हें पता चला कि ये डीएनए ही वो ऐसा मटेरियल है जो कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो डीएनए ही है, वो ना तो आरएनए है और ना ही प्रोटीन है, ना ही लिपिड है, ना ही शुगर है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, यानी कि एवेरी, मैकलीड एंड मैककार्थी के एक्सपेरिमेंट से, जिन्होंने कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे ले करके गए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि इट इज ओनली द डीएनए विच एक्ट एज ए ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, और इसी डीएनए की वजह से ही जो एस स्ट्रेन का डीएनए है, ये डीएनए जब आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के सेल के साथ मिलता है, तो अपने कैरेक्टर्स जो है आर स्ट्रेन वाले सेल्स को, बैक्टीरिया के सेल्स को दे देता है, और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया भी विरुलेंट हो जाते हैं, यानी घातक हो जाते हैं, और उनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए ही है। लेकिन जैसा कि मेंडल के साथ हुआ था, वैसा ही एवेली, मैकलीड एंड मैककार्थी के साथ हुआ। लोगों ने उनके इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है, चलो मान लेते हैं, बट कई लोग ऐसे थे विज्ञान जगत में उस वक्त के, कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर जो थर्ड एक्सपेरिमेंट आता है वो है हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि फाइनली ये डिसाइड हो गया कि नहीं, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो आज मैं केवल 2 एक्सपेरिमेंट ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, और किसी को कुछ पूछना है इस चीज से लेकर के, कोई डाउट हो इन 2 एक्सपेरिमेंट्स में समझने में, तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है या कोई और सजेशन देना चाहते हैं? मेरी आवाज सब तक पहुंच रही थी? यस सर। ठीक है, प्रियांशी को तो आवाज आ रही थी। बाकी लोगों का क्या है, सब ऑन करके सो गए क्या? नो सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट थे, बट हाँ आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मेंडल से चीजें आगे बढ़ी, और ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताने की कोशिश की कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो कि नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को विरुलेंट स्ट्रेन में, यानी अघातक स्ट्रेन को घातक स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। फाइनली एवेली, मैकलीड एंड मैककार्थी का एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने बताया कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, और वो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक है, बस एज ए एक्सपेरिमेंट मैंने ये लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट किया था। आगे के लेक्चर्स में हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।